पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन और उसमें पधारे हुए सभी संतगण, हमारे गव्यसिद्ध विद्यार्थी, गव्यसिद्ध डॉक्टर और सभी गौभक्तगण, आप सभी को मेरा नमन। मुझे लगता है नीतीश भाई ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। अगर एक हकीकत मैं आपको बताऊं तो जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, इसमें लगता है लोगों को कि मैं कर रहा हूं, लेकिन ये सच नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है इसमें दो शक्तियां हैं, एक साक्षात गौ मां और दूसरा अमर शहीद राजीव भाई दीक्षित का आणविक शरीर। मेरे जीवन का एक बहुत लंबा समय पत्रकारिता के क्षेत्र में गया। पढ़ाई अभियांत्रिकी में गया। बचपन जरूर गाय के सानिध्य में बीता। शास्त्रों को पढ़ने का और समझने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला था। तो इतने कम समय में जो कुछ भी हुआ वो मेरे सामर्थ्य से बाहर का है। इसलिए मैं नहीं मानता कि ये सारा कुछ जो हुआ है उसमें मैं हूं। शायद निमित्त हो सकता हूं। मुझे जो आज का विषय दिया गया है वह विषय है कि हम अपनी गौ माताओं को एलोपैथी चिकित्सा से कैसे बाहर निकालें। इस पर मैं कुछ बात करूं उससे पहले यह समझना जरूरी है कि एलोपैथी चिकित्सा से बाहर क्यों निकालें। पिछले 14 वर्षों का मेरा अनुभव कहता है, और कुछ आंकड़े भी हमने इकट्ठे किए हैं। हमारे साथ बहुत सारे वेटनरी के डॉक्टर हैं, हमारे साथी, जिनसे 7-8 वर्षों से मेरा बहुत नजदीकी का ताल्लुकात है। उनसे मैं विषयों को समझता हूं, औषधियों के बारे में पूछता हूं। ये सब निचोड़ अगर एक जगह में इकट्ठा करता हूं तब जो मुझे चीज समझ में आती है कि मनुष्यों के लिए जितने भी एंटीबायोटिक आज प्रयोग में आ रहे हैं हमारे देश में, एक समय के बाद वह एक्सपायर हो जाता है। और ड्रग्स कंपनियां इतनी बदमाश हैं कि उस एक्सपायर्ड ड्रग्स को चूरन बनाकर सारा का सारा वेटनरी में सप्लाई करते हैं। देखो, यह सत्य है। आप चाहो अपने स्तर पर इसकी जांच कर लो। 80% गौ माताओं की मृत्यु होती है इन्हीं दवाओं के सेवन से। हमारी कोई गैया अगर बीमार पड़ जाए, अगर आप उसे वेटनरी के माध्यम से चिकित्सा करा रहे हो, 80% मरने की संभावना बनी रहती है। छोड़ दो, बच भी सकती है। इस जगत में जितने भी जीव जंतु हैं, सबका शरीर प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि अगर हम इस शरीर और उनकी क्रियाओं को नैसर्गिक रूप से छोड़ दें तब यह शरीर संतुलन को पुनः लाता है, यानी खुद रिपेयर कर लेता है। बेस्ट क्वालिटी सेल्फ रिपेयरिंग मशीन अगर है तो हमारा शरीर, गैया का शरीर और दूसरे सारे जीवों का शरीर। लेकिन जब हमारा शरीर असंतुलित होता है, इसमें जब कुछ बिगड़ता है, तब हम अपनी करप्ट बुद्धि को डालते हैं और रिपेयरिंग की प्रक्रिया को रोकते हैं, जिसके कारण शरीर में बड़ी समस्या खड़ी होती है और फिर कोलैप्स होने की स्थिति आती है। आप कुछ ना करो, बहुत ही अच्छा।
लेकिन कुछ करो और गलत करो, बहुत ही खतरनाक है। गाय ही नहीं, जितने भी पालतू जीव हैं जिनकी चिकित्सा की जरूरत हमें पड़ती है, अगर उनको हम छोड़ दें, मरने की बहुत कम संभावना होती है। और एलोपैथी से चिकित्सा करा लो, 80% संभावना अधिक बढ़ती है। ये 14 वर्षों का हमारा गणित है जो हमने रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं। किसी गौ माता को एलोपैथी से चिकित्सा कराई, उसका जो रिपोर्ट हमने तैयार किया है उसमें यही चीजें निकली है। गौ माताएं बीमार पड़ी है, छोड़ दिया उनको भरोसे, उन्होंने अपना शरीर खुद रिपेयर कर लिया। तो ऐसी विकट स्थिति हमारे देश में है। वेटनरी की स्थिति इतनी खराब है, आप पूछो मत। किसी भी राज्य के किसी भी पशु चिकित्सालय में चल जाओ, बहुत कम संभावना है कि वहां पशु चिकित्सक मिले। घंटा 2 घंटा के लिए आते हैं, हमारे टैक्स से 60,000 रुपए का वेतन लेकर जाते हैं, घंटा और 2 घंटा की सर्विस के लिए। पीछे का सारा सर्विस काम उनके पीछे के स्टाफ देखते हैं, जिनको शायद औषध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। और सरकारें हमारी इतनी निकम्मी है कि इन पर कोई लगाम नहीं लगाता। मैं तो निवेदन करता हूं देश के सरकारों से कि आप पूरे देश में वेटनरी पर जितना पैसा खर्च कर रहे हो, सारा वेटनरी सिस्टम बंद करो, और जितना पैसा वेटनरी सिस्टम के बजट के लिए है, गौपालकों को बांट दो। हमारे भारत की गायों का कल्याण हो जाएगा, उतने पैसे से ही कल्याण हो जाएगा। ये लूट बंद कराओ। अब इसकी जरूरत नहीं है, सुधारना है तो एक भी एक्सपायरी दवाई वेटनरी सिस्टम में नहीं चलना चाहिए। हमारे देश में हमारी गौ माताएं, उनका स्थान बहुत ऊंचा रहा है। जितना ऊंचा मेरे जीवन में, आपके जीवन में और भारतवासियों के जीवन में हमारी अपनी मां का रहा है, उससे कहीं ऊंचा गौ माता का स्थान रहा है। जब हम कोई एक्सपायर दवाई हम अपनी मां के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते, फिर गौ मां के लिए क्यों लाए? तो ये जो मुश्किल है पूरे वेटनरी सिस्टम का, और 1-2 उदाहरण भी आपको मैं बताता हूं। एक बार हमारे यहां एक गौ माता बीमार पड़ गई। उसकी आयु 2.5 से 3 साल थी। ये काफी पहले की बात है, ये 2003 और 4 की बात है, जब मैं ज्यादा वेटनरी को नहीं समझता था, वेटनरी का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था। बीमार पड़ गई और मैं अपने जिला के लगभग सभी वेटनरी डॉक्टरों से निवेदन किया कि मुझे अपनी इस गाय को बचाना है, आप कुछ करो। छोटे डॉक्टर से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर, उससे बड़ा डॉक्टर, और डिप्टी डायरेक्टर तक जब मैं पहुंच गया इस बात को लेकर के, पता है क्या जवाब मिलता है? 1000-2000 की गाय के लिए आप इतना क्यों परेशान हैं? ये जवाब था उनको, जिनको हमारे टैक्सेशन के 1 लाख रुपया प्रति माह वेतन मिलता है उस काम के लिए। इससे खराब स्थिति शायद ही किसी जीव की इस देश में होगी। पूरा भारत का वेटनरी सिस्टम चल रहा है इसलिए नहीं कि हमारी गायें स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, केवल इसलिए चल रहा है कि हेल्दी गाय का मांस इस देश में बिके। आप किसी भी वेटनरी डॉक्टर, डिप्टी डायरेक्टर से बात कर लो, हमारे देश की गायें निरोगी रहे उनका लक्ष्य नहीं होता। निरोगी गाय का मांस इस देश में बिके, ये उनका लक्ष्य होता है, और ये लक्ष्य हमारी सरकारें तय करके देती है। चाहे किसी भी पार्टी का सरकार आ जाए, आज तक लक्ष्य नहीं बदला, अभी इस क्षण तक लक्ष्य नहीं बदला है। वेटनरी का यही लक्ष्य है। वेटनरी पर किया गया खर्च सारा लूट मानता हूं मैं, सारा लूट है। इससे गौ माता का थोड़ा भी कल्याण नहीं हो रहा है। तो ये जो दर्द मैंने महसूस किया 2004 से लेके और 7-8 तक, मैं बहुत परेशान रहा कि गायें हमारे पास बीमार पड़ती है। क्यों बीमार पड़ती है?
इसे भी समझना है क्यों बीमार पड़ती है। बीमार पड़ गई तब क्या करना, क्या वेटनरी समाधान है? तो इस पर जब मैंने राजीव भाई से बहुत गहरी से सीरियसली उनसे चर्चा किया कि देखो भैया, इस पर आप कुछ समय निकाल करके काम करो या मार्गदर्शन करो, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये स्थिति बनती है। मैं तो डिप्टी डायरेक्टर तक जाकर के बात कर लिया उनसे, एक ही जवाब मिलता है, 2-4 हजार की गाय के लिए क्यों परेशान हो आप, होने दो क्लैप्स, दूसरा ले लेना। तब उन्होंने कहा रास्ता है। मैंने कहा मुझे सिखाओ, बताओ आप क्या रास्ता है। उन्होंने कहा होम्योपैथी रास्ता है, इसमें से सब कुछ होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आज तक मैंने होम्योपैथी को समझा था कि ये तो मनुष्य के लिए दी जाने वाली दवाई है। उन्होंने कहा नहीं, गाय का शरीर और हमारा शरीर बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। दोनों के शरीर का जो आंतरिक संरचना है बहुत हद तक मिलता जुलता है, क्रियाएं भी मिलती है। आप इसमें प्रयोग कीजिए और इसमें सफलता मिलेगी। फिर उन्होंने मार्गदर्शन करना शुरू किया। 2008 से उन्होंने मुझे मार्गदर्शन करना शुरू किया। 2 साल तक उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, इन बीमारियों में ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, फोन पर, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी वहां प्रवास के दौरान। और मैंने देखा है, अनुभव मैं कर रहा हूं पिछले 7-8 वर्षों से कि लगभग 99%, 98-99% जो बीमारियां हैं होम्योपैथी की दवा से ठीक होता है और सफल होता है। बहुत कम संभावना होती है गाय के कोलैप्स करने की। और कभी भी हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी की दवा का कभी भी दुष्परिणाम जिस प्रकार से हमारे शरीर पर नहीं होता, गैया के शरीर पर भी नहीं होता। वेटनरी में जितनी क्रूरता की जाती है गाय के साथ उनकी चिकित्सा के दौरान, ऐसी क्रूरता भी नहीं होती। जैसे एलोपैथी सिस्टम में, वेटनरी सिस्टम में उनके पास एक इक्विपमेंट्स होता है कि जैसे गाय का पेट में अगर वायु भर गया, वात का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया, घुटन आ रही है, गाय सांस नहीं ले पा रही है, तब वो क्या करते हैं, उनके पास लगभग 1.5 फीट का इंजेक्शन होता है और वो होता है 4 से 6 mm डाया का, और पेट में सीधे घुसाकर, पेट फाड़ के घुसा करके उसमें से वायु रिलीज करते हैं। समझो, हमारे पेट में अगर वायु भर जाए और कोई सिरिंज से फाड़ करके वायु को निकाले, मैं तो समझता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन यह धड़ल्ले से हमारे देश के वेटनरी सिस्टम में चलता है, क्योंकि गाय अपनी वेदना को हमारी भाषा में प्रकट नहीं कर सकती। इसको सोचने का भी ज्ञान उस वेटनरी के पास नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति कभी हो जाए, होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी दवा है। मैं तो कहूंगा कि आपके पास अगर कलम कागज है तो कुछ आप नोट भी कर लें। जहां पर वेटनरी में पेट फाड़ने की जरूरत पड़ती है, वहां पर होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी दवा है, कार्बो वेजिटेबल, 1000 पोटेंसी। गाय जब वयस्क हो जाती है तब वेटनरी में जितनी भी दवाइयां हैं सभी आप 1000 पोटेंसी की दीजिए। कार्बोवेज वेजिटेबल 1000 पोटेंसी की 7 बूंद। अगर गाय वयस्क है तो 7 बूंद, अगर छोटी बछड़ी है 2.5 साल से कम की है तब 5 बूंद, और 1 साल के अंदर की है तो 3 बूंद। 1 कप पानी में डालिए और उसको पिला दीजिए। जो पेट फूला हुआ है, गैस भरा हुआ है, रिलीज होता है। ना हो आधे घंटे के बाद आप दूसरा डोज दे सकते हैं। थोड़ा बच जाए, तीसरा डोज भी आप दे सकते हैं। चौथे डोज की कभी जरूरत नहीं पड़ती, कभी जरूरत नहीं पड़ती। कितना सरल है और वहां कितना कॉम्प्लिकेशन है। और कभी भी आप वेटनरी डॉक्टर को बुला लो, अगर वो निजी चिकित्सा देने वाला है 500-1000 रुपए से कम नहीं लेगा।
सरकारी डॉक्टर है, तब भी यातायात खर्च के लिए 200-400 रुपए ऐंठ लेगा। और मुश्किल से मैं समझता हूं कि 7 से 10 बूंद कार्बोवेज की कीमत 1 रुपया भी नहीं होगी, 1 रुपया भी नहीं होगी। इतनी सरल चिकित्सा है। तो हमने निवेदन किया है अपने आयोजक भाइयों से कि यहां पर गाय के लिए जो कुछ भी इमरजेंसी दवाइयां होम्योपैथी में जरूरत पड़ती है, उसका एक मिनी किट्स यहां पर रखें। वो रखी हुई है, आप चाहें तो अपनी गौशाला के लिए, अपने गाय के लिए ले जा सकते हैं। उस पर नाम लिखा हुआ है, छोटा पैक है, आप नाम पढ़ के बड़ा पैक बाद में ले लेना। छोटा पैक ले जाइए और इस पर काम शुरू कीजिए। मुश्किल से 12-13 ऐसी औषधियां हैं जिससे लगभग गाय के शरीर की 80% चिकित्सा होती है। 20% चिकित्सा नहीं हो पाती है, वो केवल दुर्घटना वाला क्षेत्र है। दुर्घटना हो गया तब वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहां भी अगर आपके पास पुराने आयुर्वेद का ज्ञान है तो आयुर्वेद से पूरी चिकित्सा होती है। एक्सीडेंटल केस की भी एक कहानी बताता हूं। हमारे यहां एक गौ माता है, उसकी उम्र 3 साल। 2 गौ माताएं लड़ गई एक बार। लड़ने के बाद पीछे का जो टांग होता है ना, ये जांग, ये टूट गया। अब जांग टूट गया, उसकी मृत्यु तो नहीं होगी उससे, लेकिन चल नहीं सकती, अपाहिज हो जाएगी। उसके लिए मैंने काफी प्रयास किया वेटनरी में कि किसी वेटनरी डॉक्टर को बुला करके कुछ प्लास्टर वगैरह करवा दूं, कुछ करो। सारे वेटनरी डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए कि गाय का पांव अगर जांघ से ऊपर, माफ करना, घुटने से ऊपर अगर डैमेज होता है, टूटता है हड्डियां, तो पूरे एलोपैथी वेटनरी चिकित्सा में उसका समाधान नहीं है। एक समाधान है, गाय को स्लॉटरिंग के लिए भेज दो। मुझे एक होम्योपैथी प्रैक्टिशनर डॉक्टर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सरकारी डॉक्टर ने कहा, निरंजन भाई यही प्रावधान है हमारे यहां लिखा हुआ, इसलिए मैं अपने चिकित्सा धर्म के अनुसार यही कहूंगा कि इस गाय को स्लॉटरिंग के लिए भेज दो। आप इससे क्या कहोगे? कोई अगर निस्वार्थी वेटनरी डॉक्टर आपका परिचित है तो उससे ये पूछ लो। ऐसी ऐसी चीजें हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे वेटनरी कॉलेज हैं जिन कॉलेजों में गाय का मांस बिकता है। और पता है कॉलेज क्या कहती है? निरोगी गाय का मांस है। तो हमें समझ में नहीं आता है कि इस स्वतंत्र भारत में आज भी वेटनरी के कॉलेज गौपालन के लिए चलते हैं या गाय का मांस बेचने के लिए चलते हैं। आज और अभी तक इस देश में बहुत सारे वेटनरी कॉलेज हैं जहां गौ मांस बेचा जाता है यह कह के कि निरोगी गाय का है। आज जरूरत है इस देश के कर्णधारों को सोचने की कि हमारे पूर्वजों ने 67-68 साल पहले इन अंग्रेजों को मार के भगाया, कानून को क्यों नहीं भगा रहे? अभी भी उनका ही कानून चल रहा है। अंग्रेजों ने भारत में वेटनरी के कॉलेज इसी काम के लिए खोले थे ताकि उनको गाय भक्षण के लिए निरोगी गाय मिल सके। आज भी वेटनरी कॉलेज उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर चल रहे हैं। एक मौलिक परिवर्तन आज तक इस देश का किसी भी प्रधानमंत्री ने बदलने की हिम्मत नहीं की। क्यों? हम कोई भी सवाल नहीं करते। जब कभी चुनाव होता है, वोट मांगने आते हैं, तब भी सवाल नहीं करते हम। क्यों नहीं करते सवाल? ये हमें अपने दिल में टटोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। और यही जो दर्द है ना, यही दर्द हमें उकसाता है कि ये देश ऐसे नहीं बदलेगा।
अगर हमें अपने देश को बदलना है तो इस देश को क्रांति की आग में झोंकना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है। 67-68 साल से हम सभी देख रहे हैं, हमारे बाप दादों ने देखा, हम भी देख रहे हैं। और अगर क्रांति की आग नहीं लगाई इस देश में तो हमारे बच्चे भी देखेंगे। तो तय करो। और अगर हम मानसिक रूप से तैयार होंगे तब जाकर अगली पीढ़ी क्रांति खड़ी करेगी। इस पीढ़ी से नहीं होने वाला। मैं बात कर रहा था आपसे चिकित्सा वाला कि गाय के पेट में जब कभी वायु का प्रकोप बढ़ जाए बहुत खतरनाक होता है। और देखो एक अंतर है, हमें भगवान ने इस कलयुग में 100 साल जीने के लिए भेजा है और गैया को 20 साल जीने के लिए भेजा है। तो अगर उस तरह का वायु प्रकोप हमारे शरीर में हो जाए तब यह शरीर 4 से 5 दिन तक झेलता है। 4-5 दिन झेलने के बाद मृत्यु आती है। उसी हिसाब से गणित लगाओ आप। हमारा शरीर गाय के मुकाबले में 5 गुना कम है, तो 4 दिन का 5 गुना कम कितना होता है? उतने घंटे में गाय की मृत्यु हो जाती है। अगर ऐसी समस्या खड़ी हुई तो दूसरा दिन गाय नहीं देखती। अगर गाय के शरीर में ऐसा असंतुलन रात्रि को 10 बजे हुआ, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इस देश का कोई भी सरकारी चिकित्सालय आपको मदद करने को तैयार नहीं है। तैयार क्या, वहां जाओगे तो ताला लटका हुआ मिलेगा। तो क्या इसीलिए हम 64 तरह का टैक्स इस सरकार को देते हैं कि जब हमारी गैया बीमार पड़े तो चिकित्सालय में ताला मिले? सुबह 8 बजे चले जाओ, 9 बजे चले जाओ, ताला ही मिलेगा। डॉक्टर साहब मुझ पर ताव फेरते हुए 11 बजे आते हैं और जम्हाई लेते हुए 12 बजे घर चले जाते हैं। यही राम कहानी होती है सब जगह की। इसको बदलना पड़ेगा। कौन बदलेगा? किसी सरकार को चिंता नहीं है। इसकी चिंता करनी पड़ेगी इस देश के गव्य सिद्धों को। आपको ही जगना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी दूसरे के पास नहीं है, आपके पास है। सरकार को विवश करना है, या तो वेटनरी बंद करो और नहीं तो सुधारो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से एक और गाय की बड़ी समस्या है। देखो ये बड़ा लंबा विषय है, फिर भी मैं संक्षिप्त में चाहूंगा कि दवाइयों का नाम और बीमारियां लिखवा दूं आपको। आज हमारे देश में लगभग 20% हमारी गौ माताएं मरती है प्रसव क्रिया के दौरान। हाँ, अगर 100 गैया का प्रसव हो तब उसमें से लगभग 20 गाय मर जाती हैं, क्योंकि प्रसव क्रिया के दौरान उस समय उनको जो मदद मिलना चाहिए वह मदद नहीं मिलता है और वेटनरी के पास कुछ ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होता। हमारी जो गैया है उसके शरीर को 3 तत्व बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और एक और है आयरन, लौह तत्व। अगर ये 4 चीजें गाय को बराबर उनके चारा के माध्यम से मिलता रहे, लगभग गैया कभी बीमार नहीं पड़ती अपने जीवन में। लेकिन अभी हुआ क्या है कि ये जो 4 तत्व हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, ये चारों तत्व गाय को नहीं मिल रहा। ये गौचर की जमीन से कई वनस्पतियों के माध्यम से गाय के शरीर में जाता था। आप सभी जानते हो सारे गोचर जमीनों पर कब्जा है गुंडे मवाली और नेताओं का, माफियाओं का। गाय की जितनी भूमि थी सब कब्जा कर लिया इन लोगों ने। और देखो इनकी निर्लज्जता कि हमारे देश का उच्चतम न्यायालय कहता है कि ये गोचर की जमीन छोड़ दो। इतने निर्लज हैं कि आपसे बात नहीं करेंगे वो।
तो मैं तो अपने सारे गव्य सिद्धों को निवेदन करता हूं कि एक आरटीआई का एप्लीकेशन अपने गांव में लगा लो, पंचायत में जानकारी ले लो, और जिसने जिसने कब्जा किया है उसका नाम लिख करके बोर्ड टांग दो गांव में कि गैया का जमीन इन इन लोगों ने कब्जे करके रखे हैं। आज नहीं तो कल तो शर्म आएगी उनको, और शर्म नहीं आएगी तो कम से कम 10 लोग थूकेंगे उनके मुंह पर कि ये कैसा आदमी है, गाय का जमीन कब्जा करके बैठा है। इतना तो कर ही सकते हैं। अगर उनको डंडे का भय दिखा करके जमीन नहीं छीन सकते तो इतना करने में क्या भय है? इतना तो कर दो, क्योंकि वो जानकारी आपकी तो नहीं है, सरकार ने ही आपको उपलब्ध कराई है, आपने उसको सार्वजनिक किया, इतना ही किया है ना, तो इतना तो कर लीजिए ना। अगर गोचर की जमीन मिल जाए गैया को चरने के लिए तो ये कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन आपको अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो 4 तत्व हैं, इन 4 तत्व जब तक गोचर जमीन उपलब्ध ना हो तब तक आप अलग से देते रहिए। अगर ये 4 चीजें नियमित रूप से दे दें गैया को, आपको लगभग गैया कभी बीमार नहीं पड़ती, दुर्घटनाओं को छोड़कर। ये इसके लिए जो स्रोत के वस्तु हैं वो कौन कौन से हैं? तो गैया को नियमित रूप से गुड़ खिलाइए। हां, गैया को नियमित रूप से सेंधा नमक खिलाइए, और गैया को नियमित रूप से चूना खिलाइए। अगर ये 3 चीजें आपने गैया को नियमित रूप से दे दी, आप समझ लो कि आपकी गैया लगभग बीमार नहीं पड़ेगी। अगर बराबर मात्रा में आपने दे दिया तो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेगी। अब यहां पर आप एक बाद में प्रश्न करोगे तो मैं ही रख देता हूं प्रश्न कि कितना खिलाना। हाँ, तो देखो, गैया अगर छोटी है तो मात्रा आधी कर लेना, और गैया अगर वयस्क है और उससे ऊपर है तो मात्रा दुगना कर लेना। तो वयस्क के लिए मैं मात्रा रखता हूं, आपको बताता हूं। बच्चे के लिए आधा कर लेना, बछड़े के लिए, बछड़ियों के लिए। वयस्क गाय के लिए 1 सप्ताह में अगर आप 100 ग्राम गुड़ खिला दें, अब इसमें कोशिश कीजिए कि जैविक गुड़ मिले तो अच्छा है, जैविक गुड़ मिला लें तो बहुत ही अच्छा। रासायनिक गुड़ में बहुत कमी हो सकती है तो गाय कभी बीमार पड़ सकती है, लेकिन अगर आप जैविक गुड़ खिला लेंगे तो संभावना बिल्कुल नहीं रहती। तो 100 ग्राम 1 सप्ताह में 100 ग्राम गुड़ अगर इतना खिला लो आप, और नमक 50 ग्राम, या नमक वहां पर रख दीजिए, वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से चाट लेगी। सेंधा नमक उसका बड़ा बड़ा पत्थर आता है। अब देखो, आयोडीन फ्री फ्लो खिलाओगे, गैया को कुछ भी हो सकता है। हाँ, गैया को पसंद भी नहीं, और उसके शरीर को जो चीज चाहिए वो एलिमेंट्स भी उसमें नहीं। तो आप तो नहीं खाएं आयोडीन फ्री फ्लो, गैया को भी ना खिलाएं, उसमें कुछ भी नहीं होता। नमक की सिट्ठी के साथ आयोडीन होता है, और वह आयोडीन शायद हमारे शरीर की जरूरत नहीं है, और न ही गैया के शरीर की जरूरत है। तो सेंधा नमक 50 ग्राम 1 हफ्ता में, और 1 मटर के दाना इतना चूना गैया जब पानी पीती है उसके पानी में घोल के पिला दो आप। हाँ, सप्ताह में 1 दिन। अगर ये 3 वस्तुएं आप नियमित रूप से दे दें, आप गारंटी मानो आपकी गैया कभी बीमार नहीं पड़ने वाली, कुछ दुर्घटनाओं को छोड़कर। जैसे आपने कभी बासी भोजन खिला दिया, बीमार देखो हो सकती है गैया। जब हम बासी नहीं खा सकते तो गैया को क्यों बासी खिलाना? उनका स्थान तो हमारे घर में सबसे ऊंचा है ना, भगवान का स्थान है ना। तो भगवान को कभी बासी भोग लगाया क्या? तो जीवित भगवान को क्यों बासी भोग लगाना? तो अगर इस तरह की कुछ गलतियां ना हो और कुछ दुर्घटना ना हो तो गैया कभी बीमार नहीं पड़ती है। ये 3 औषधि का नाम लिख लो आप: गुड़, सेंधा नमक या काला नमक, या झील का नमक। हाँ, झील का नमक, उसमें सारे तत्व होते हैं, या चूना और चूना। ये 3 चीजें नियमित रूप से कर लो, वेटनरी के सारे खर्चे बचते हैं। अब कहो जी, खिलाया नहीं, बीमार पड़ गई, क्या करें?
आज जानकारी मिली कि खिलाना है, लेकिन गैया तो बीमार पड़ गई क्योंकि मैंने पहले खिलाया नहीं था। तो ये 3 चीजें कहां से मिले, तो उसके लिए लिख लो, होम्योपैथी में एक अच्छी दवा है जिससे मुश्किल से 5 मिनट से कम समय में गाय के शरीर में कैल्शियम की सप्लाई हो जाती है। 5 मिनट से कम समय में। उस दवाई का नाम है कल्केरिया कार्बोनिका। गाय के लिए 1 ml, अगर बछड़े हैं तो 200 पोटेंसी की। उसकी ताकत जो दवाई की है वो 200, अगर वयस्क है तो 1000 ताकत वाली कल्केरिया कार्बोनिका। और दूसरी दवा है जो कल्केरिया कार्बोनिका के साथ आप दे सकते हैं, मैग्नीशियम फास्फोरिका। इसको देखो शॉर्ट में आप लिख लो, मैगफॉस कहते हैं इसको, मैगफॉस। कल्केरिया कार्बोनिका को शॉर्ट में जो है कल्केरिया कार्ब बोलते हैं, आप शॉर्ट में लिख लीजिए। 1000 को 1 ml लिख लीजिए आप संक्षिप्त में। तो 20% हमारे देश में गायें मर रही है प्रसव क्रिया के दौरान, क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम की कमी होती है। इन चारों में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा कमी कैल्शियम की होती है, क्योंकि गाय के शरीर में जब बछड़ा तैयार होता है तो उस बछड़े को तैयार करने में ये 4 तत्व सबसे ज्यादा लगते हैं गाय के शरीर से। तो गाय अपने शरीर का ये चारों तत्व गर्भाशय में भेज करके बछड़े का निर्माण कर देती है, उसके शरीर में इन चारों तत्वों की कमी हो जाती है। तो जैसे ही बछड़ा गर्भ से बाहर निकलता है, गाय के शरीर में कैल्शियम डिफिशियंसी आ जाती है, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आ जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो गाय जैसे ही बछड़ा दे दी, 4-5 घंटे के बाद इतना सीवियर कैल्शियम डिफिशियंसी होती है कि 24 घंटे के अंदर गाय की मृत्यु हो जाती है। लगभग 20% गौ माताएं मर रही हैं इसी कारण से। और अगर इस समय अगर किसी वेटरनरी को आपने बुला लिया तो मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी गलती हो गई। वो उनके शरीर में पानी चढ़ाना शुरू करेंगे, पानी के माध्यम से जो कैल्शियम और आयरन और मैग्नीशियम ये सारा कुछ देना शुरू करेंगे। पता नहीं वो सही होता या नहीं होता, उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सरकार का बॉडी है, मॉनिटरिंग नहीं है। पैसा खिलाकर सबसे रद्दी दवाइयां वेटनरी में सप्लाई की जाती हैं, सबसे रद्दी, क्योंकि सरकार खरीदती है और वेटनरी में फ्री में रख देती है। उसके ऊपर सरकार का कोई बढ़िया सिकंजा नहीं है कि उन दवाइयों की क्वालिटी मेंटेन हो सके। अब कहोगे जी कैसे पता चलेगा कि हमें कैल्शियम की कमी है हमारी गाय को? मैं तो डॉक्टर नहीं हूं और गाय की नाड़ी भी देखनी नहीं आती। तो एक फार्मूला बताता हूं, बड़ा सहज फार्मूला है। गाय बच्चा दे देती है और अगर 4 घंटे के अंदर उसके गर्भ का जो बचा हुआ शेष हिस्सा है अगर नहीं निकलता है, माफ करना 4 घंटे नहीं, 1 घंटे के अंदर अगर गर्भाशय का बचा हुआ हिस्सा नहीं बाहर निकलता है तो समझ लो इन तत्वों की कमी उस गाय के शरीर में है और आने वाले 6 घंटे के अंदर वो गाय बीमार होने वाली है। हां, तो गाय जब बच्चा जन्म देती है 1 घंटा इंतजार कीजिए। 1 घंटे के अंदर उस गर्भाशय का बचा खुचा हिस्सा, जड़ अगर बाहर निकल गया, आप समझ लो आपकी गैया के शरीर में किसी भी तरह का डिफिशियंसी नहीं है। नहीं निकला 1 घंटा, आप फिर चिकित्सा शुरू कर दो। क्या करेंगे? कैल्शियम कल्केरिया कार्बोनिका 1 ml 7 बूंद 1 कप पानी में मिला के पिला दो। पानी में मिला के पिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, एक व्यक्ति पकड़ेगा, मुंह फाड़ेगा, डालेगा। एक सरल तरीका है, पका हुआ केला लेके आ जाइए, केले को चीर दो, आप 7 बूंद डाल दो, केला खिला दो, आप केला सहज खा लेगी। आसान है। जवारी का अगर आटा है थोड़ा सा गूंद लो आप पानी डाल करके, उसमें 10 बूंद डाल दो। आप जवारी के आटा में थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, 10 बूंद डाल दीजिए,
खिला दीजिए, गाय खा लेगी सहज रूप में, पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस संकट से आप इस दवा से निकाल सकते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ती है मैग्नीशियम भी देने की, तो मैगफॉस आप दे सकते हो। तीसरी किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। एक और संकट आता है कि गाय जब बच्चा जनती है, थोड़ा सा उसका पांव बाहर निकला, अंदर चला गया, निकला, अंदर चला गया। बहुत देर तक अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तब भी आपको यह समझ लेना है कि इन तत्वों की कमी है। गाय के गर्भ में उतना वायु का दबाव नहीं बन रहा है कि बच्चा बाहर निकले। तो उस समय प्रसव के दौरान गर्भाशय के अंदर वायु का दबाव बनना, यह भी कैल्शियम के कारण होता है, यह भी मैग्नीशियम के कारण होता है। यही 4 तत्व हैं जिनके कॉम्बिनेशन से गर्भाशय में एक तरह का वायु का प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर के कारण जो बछड़ा है वो गर्भ से सहज रूप में बाहर निकलता है। तो अगर कभी ऐसा हो गया, थोड़ा सा पांव निकला, अंदर गया, पांव निकला, अंदर गया, कभी पांव ऐसे लटका करके आप देखोगे घंटों तक गाय घूमती रहती है, उठती है, बैठती है, आंख से आंसू बहाती है, परेशान रहती है, आप समझ जाओ उसको इसका प्रॉब्लम है। कुछ नहीं करना, कैल्शियम का जो स्रोत है कलकरिया कार्बोनिका, आप 7 बूंद दे दो, आधे घंटे के अंदर बच्चा बाहर निकलता है। आधे घंटे के अंदर, अधिक से अधिक बता रहा हूं। ना निकले, दोबारा डोज दे दो आप। तीसरा डोज देने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती। इस माध्यम से आप देखो तो लगभग हजारों केसेस मेरी जानकारी में और हमारे गव सिद्धों ने सॉल्व किए हैं, सुलझाए हैं। एक भी केस में हमें असफलता आज तक नहीं मिली। 1000 केस का रिकॉर्ड बता रहा हूं। बहुत सारे भाई हैं फोन पर बात करके चिकित्सा करते हैं, उनको भी मैं यही दवा देने के लिए कहता हूं। इसमें से आज तक एक भी फेलियर केस नहीं मिला है, 1000 में मैं बता रहा हूं। और 7 बूंद, उस औषध की कीमत 1 रुपया से भी कम है। और अगर गलती से वेटरनरी वालों को बुला लिया आपने, हाँ, मैं तो कहता हूं गौ पिचासों को बुला लिया अगर आपने, मालूम नहीं क्या होगा। एक चीज जानता हूं कि आपका पॉकेट खाली हो जाएगा। हाँ, वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, आपकी पॉकेट खाली करके जाएगा। डिलीवरी सक्सेस हो नहीं हो हमें नहीं पता। हाँ, तो आप लोग सहज रूप में कीजिए। और होम्योपैथी दवाइयों का कभी भी गाय के शरीर पर, हमारे शरीर पर दुष्परिणाम नहीं होता, तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, देखो गैया का जो मुख है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेंसर है। हाँ, जहर को समझने वाला सेंसर। 2 पौधे, एक विषैला और एक विषैला नहीं, आप एक साथ अगर ज्वाइंट करके गाय के मुख के सामने रखो, उसका होठ इतना बड़ा सेंसर है कि दोनों को समझ करके एक को खा लेगा, दूसरे को छोड़ देगी। किसी भी जीव के पास इतना बड़ा सेंसर नहीं है, किसी भी जीव के पास। फिर भी कभी गलती से अगर कुछ ऐसा हो जाए, तब उनका बात बिगड़ जाता शरीर का, और फिर वही बीमारी होती है, पेट का फूल जाना, उठेगी बैठेगी, होठ उसके सूख जाएंगे। गाय अगर निरोगी है तो उसकी 2 पहचान है। पहला, होठ पर पानी के बूंद, जो सेंसर है वो गीला रहता है कभी भी, पानी के बूंद। जब तक सेंसर गीला है, यानी गाय का सेंसर 100% काम कर रहा है, गाय कभी बीमार पड़ नहीं सकती। सेंसर सूखने के बाद ही गाय बीमार पड़ती है। तो अगर सेंसर सूख गया, समझ लो गाय अभी बीमार नहीं है, तो 4 घंटे के बाद वो बीमार होने वाली है। और दूसरा कि गाय का कान का ठंडा होना, ये 2 पहचान है। कभी भी आपको अगर लगे कि हमारी गैया असहज है, आप जाइए और उसका कान पकड़ लीजिए। अगर आपके शरीर से उसके कान का तापमान कम है तो समझो बीमार है।
और अगर हमारे शरीर के तापमान के बराबर है या थोड़ा अधिक है, बीमार नहीं है। ये दो पहचान है जिसको आम आदमी भी समझ सकता है। इसमें कुछ एक्सपर्ट होने का विषय ही नहीं है कि कुछ इसमें एक्सपर्टाइज किया जाए। मुश्किल से मुझे गुरुकुल में अपने विद्यार्थियों को पूरा वेटनरी सेक्शन सिखाने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो मैं इनसे पूछता हूं, वेटनरी डॉक्टरों से, 5 साल आपने क्या पढ़ी थी? पता है कुछ उत्तर नहीं देते वो। बोलते प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत किया हूं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं वहां पर। क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते? तो गाय का शोषण कैसे किया जाए इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है और उसमें 5 साल समय निकलता है उनका। तो देखो, हमें तो शोषण नहीं करना है, तो हम क्यों 5 साल अपना समय खराब करें वहां पर? हमें तो शोषण नहीं करना है ना, हमें तो उपयोग करना है, उनकी सेवा करनी है और उससे अपना कल्याण करना है। तो हम क्यों जाए उस 5 साल 5.5 साल के चक्कर में? सहज है, 11-12 दवाई और उसका किट्स यहां पर हमारे भाइयों ने उपलब्ध कराया है, आप ले सकते हो। एक और बीमारी पर चर्चा करूंगा कि हमारी गैया को बुखार लग जाती है। हाँ, अब बुखार लग जाए तो क्या करना? लेकिन कैसे पता चलेगा? कहां लगाओगे थर्मामीटर गाय को? तो बड़ा सहज है, थर्मामीटर नहीं लगता गाय को। गाय का कान पकड़ लो। हाँ, गाय का कान पकड़ लो। अगर गाय का कान ठंडा हो गया मतलब बुखार है, ठीक उल्टा होता है वहां पर। और सेंसर अगर सूख जाए तो मतलब समझो बुखार है। उसके लिए बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में, नक्सबोमिका 1M। नक्सबोमिका 1000 ताकत वाली, मात्रा वही रहेगी जो कार्बोवेज वाली है। और कभी कभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि गैया को क्या हुआ है, क्या दवा दूं, गुरुजी का फोन नंबर नहीं लग रहा है, क्या करना? आप नक्सबोमिका दे दो। ज्यादा संभावना है कि उसकी तबीयत सुधर जाएगी, क्योंकि नक्सबोमिका एक ऐसी दवा है जो गैया के शरीर के बहुत सारे रोगों में काम करने वाली दवा है। हाँ, और इसका कोई, समझो कि नक्सबोमिका अगर काम ना भी किया तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला हो। तो गैया को कभी भी बुखार लगे नक्सबोमिका दे दो। कभी, मैंने पहले ही बता दिया, आप ध्यान से सुनिए, नहीं सुने हैं साथी से पूछ लीजिएगा। नक्सबोमिका का प्रयोग कर लो। अब एक होता है कि आपस में लड़ जाती हैं और लड़ने के बाद एक दूसरे को पीट देती हैं, मतलब ठोक देती हैं, सिंग मार देती हैं, तोड़ फोड़ कर देती है, और कभी कभी तो रक्तस्राव भी शुरू हो जाता है, माने खून बहना शुरू होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। और उनको पकड़ करके उस पर मलहम पट्टी करना भी मुश्किल होता है। हाँ, एक एक गैया तो ऐसी है पास में नहीं आने देती। सहज है, गैया को कभी भी वेदना हो तो आंख से आंसू निकलता है, आंख गीली हो जाती है। आंख गीला हो गया समझ लो ये आपस में लड़ी है और एक दूसरे को पिटी है, वेदना है, दर्द है। उसके लिए बहुत अच्छी दवा है ऑर्निका मोंटेना, सीधे संक्षिप्त में ऑर्निका मोंट कहते हैं। 1M 1000 ताकत वाली, सबका डोज बराबर रहेगा। बछड़ी है तो उसका डोज मैंने बता दिया है, बड़ी है उसका डोज हमने बता दिया है। आप दे दो, वेदना भी कम हो जाएगा और अगर रक्तस्राव हो रहा है तो बंद हो जाएगा। हाँ, ये दोनों में काम करेगा। एक और बीमारी होती है, अक्सर और हर साल बीमारी होती है, और उस बीमारी के नाम पर वेटनरी में बहुत बड़ा पैसा लूट होता है, बहुत बड़ा पैसा लूट होता है। हर साल सरकार जो है ना, इस महामारी के नाम पर जो है वेटनरी सेक्शन को जो है हजारों करोड़ सैंक्शन करती है। अगर पूरे केंद्र सरकार को ले लो और प्रदेश सरकारों का आंकड़ा अगर इकट्ठा कर लो ना, 1000 करोड़ से कम तो नहीं होता। और सरकारें तो ये पैसा देकर के पल्ला झाड़ लेती है कि जी गाय के लिए मैंने इतना किया, गाय के लिए इतना रुपया सैंक्शन किया। माफ करना, वेटनरी डॉक्टरों के लिए सैंक्शन किया है, गाय को नहीं जाता वो।
तो इस भुलावे में नहीं रहना, सरकार के इस भुलावे में। तो किसी भी तरह की महामारी की शिकार अगर हमारी गैया हो जाए तो होम्योपैथी की अच्छी दवा है बेलाडोना 1M। बेलाडोना 1M, 1M माने 1000 ताकत वाली। अब ये महामारियां कब होती है? वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद। जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होता है गाय में महामारी फैलती है। अब वो महामारी अलग अलग है कि पांव में जो है वो कीड़े लगना है, मुंह में जो है सो फोड़े फोड़े हो जाते हैं, कई तरह की महामारियां। इसके रूप अलग अलग हैं, हाँ रूप अलग अलग हैं, लेकिन ये सारी महामारियों की जड़ एक होती है, सोर्स एक ही है, इसलिए एक ही दवा है। और ये ऐसी दवा है कि समझो कि आपके क्षेत्र में महामारी फैल गया, आपकी गैया में नहीं आया है, आपको डर है कि वो महामारी हमारे गैया को भी आ जाएगी, तो आप पहले से देख के रखो महामारी नहीं आती। हाँ आ जाए महामारी तब तो देना ही है। महामारी फैला हुआ है तो उससे गैया को बचाकर रखना भी इसी से है। बेलाडोना 1M 1000 ताकत वाली है ना। तो ये जो दवाइयां हैं कभी भी जितने लोगों के घर पर गाय है, गौशाला है, आप लोग इसको ला करके अपने घर में जरूर रख लीजिए। ये कभी भी किसी भी क्षण आपके काम में आ सकता है। और इसके लिए हमारे पास 2 हेल्पलाइन है। एक तो मेरा निजी नंबर है, हाँ गाय 12 बजे रात में भी बीमार है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। अपनी बीमारी के लिए कॉल नहीं करना, मैं जवाब भी नहीं देने वाला हूं। लेकिन अगर आपकी गाय बीमार है आप कॉल करो, अगर मैं हूं फोन पर तो जरूर उठा लूंगा और उत्तर दे दूंगा। और आप अपनी बीमारी के बारे में पूछोगे तो उत्तर नहीं दूंगा। वो रात की जो सर्विस है, रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक की जो सर्विस है मेरा व्यक्तिगत नंबर का, वो केवल गाय के लिए है। आप चाहो तो वो नंबर नोट कर लो, 09-444 03-4723। समझो कभी मेरा मोबाइल नहीं लग रहा है तो आप हमें पंचगव्य.org, मेरा मोबाइल नंबर लगभग सब जगह आपको मिल जाएगा। मेरा कोई व्यक्तिगत छुपा हुआ नंबर नहीं होता, ओपन नंबर होता है। जितने भी पोस्टर वगैरह गौशाला के हैं उसमें सब पे मेरा नंबर रहता है, नहीं नोट किया तो आप कर लेना। पंचगव्य.org अगर आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो www.panchgavya.org, इस पे आप समस्या रख दो। हाँ 24 घंटे में 2 से 3 बार अपडेट में करता हूं इसको। कहीं भी 10-15 मिनट समय मिल जाए तो मैं अपडेट कर लेता हूं। और गाय वाला सवाल है तो तुरंत जवाब मिल जाता है, और व्यक्ति का सवाल है तो 24 घंटे के बाद मिलता है। हाँ देखो, गाय अगर बीमार होती है तो उसके पास समय कम है, 5 गुना कम समय है। अगर मैं बीमार हो गया, आप बीमार हो गए ना, हाँ तो हमें शरीर छोड़ने में अगर 4-5 दिन लगेंगे ना, तो गैया बीमार हो जाएगी तो 1 दिन में शरीर छोड़ती है। इसके लिए उनका अपडेशन मैं बार बार करता हूं और नाइट सर्विस भी रखता हूं, लेकिन मनुष्यों के लिए नाइट सर्विस नहीं होता है। तो आप ये 2 हेल्पलाइन है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और हमारे जितने भी गव्य सिद्ध डॉक्टर हैं, किसी भी प्रदेश के हों, कहीं के भी हों, इन सबको भी वेटनरी का ज्ञान होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम में ये जोड़ा हुआ है। हाँ, जिस गाय के गव्य से हम अपनी चिकित्सा कर रहे हैं, उस गाय की चिकित्सा का विषय भी पाठ्यक्रम में है। तो हमारे सारे गव्य सिद्ध डॉक्टर को इन दवाओं के बारे में जानकारी होती है। आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, नजदीक में है तो बुला सकते हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे कोई भी विद्यार्थी आपको गाय बीमार है तो मना कर देगी, ऐसा तो हमारे गुरुकुल का कोई विद्यार्थी आपको नहीं कर सकता। तो आप इनकी सेवा ले लीजिए, मेरी सेवा ले लीजिए, और हमारे समूह में किसी की सेवा ले सकते हो आप। ये सारी सेवाएं गाय के लिए जो है वो 100% निःशुल्क है, हमारी भी, हमारे गुरुकुल की भी, और हमारे गव्यसिद्ध विद्यार्थियों के, डॉक्टरों की भी निःशुल्क सेवा है। गाय बीमार पड़ जाए आप ले जाओगे, कोई भी हमारे गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी गाय की चिकित्सा के लिए फीस नहीं लेगा, नहीं मांगेगा, आप तय मांगे।
तो आप इनसे चिकित्सा करो। और मैं निवेदन करता हूं कि आप सब भी ये वेटरनरी होम्योपैथी वाली सीख लो। इनको मैं 1.5 घंटे में सिखा सकता हूं, तो आपको सिखाने में शायद 2 घंटा लगेगा और 2.5 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा क्या लग सकता है। आप इनको ले जाइए अपने गांव में, जितने भी गौपालक हैं सबको एक मंदिर में, कहीं भी पैसे नहीं खर्च करना मीटिंग के लिए, सभा के लिए। गांव में आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, भगवान का मंदिर है, स्कूल है, कहीं भी सबको बैठा लीजिए और इनको कहिए आपको 1.5-2 घंटे में आपको पूरा वेटनरी सिखा देंगे। ये इसमें स्वावलंबी बन जाइए, क्योंकि इसमें मुश्किल बहुत है और सरकार से लड़के उनका विभाग सुधारना लोहे का चना चबाना। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उस लड़ाई में हम अपनी ताकत झोंक करके कुछ सकारात्मक कर सकेंगे। 67-68 साल में नहीं कर सके, अब कहां कर सकेंगे। हां, अपनी ताकत हम जरूर झोंकेंगे कि सिस्टम पर किया हुआ खर्चा सरकार बंद करे और ये सारा पैसा गौपालकों को बांट दे। गौपालक अपनी गायों की चिकित्सा खुद करवा लेंगे। ये हो जाए तो अच्छा है। तो ये कुछ मुख्य जो बीमारियां थी उसके बारे में, और समय तो हो गया है, फिर भी मैं एक 15 मिनट लूंगा आपके प्रश्न के उत्तर के लिए। कुछ अगर जिज्ञासा है, लेकिन विषय यही हो, गाय की चिकित्सा। 15 मिनट का समय मैं मांगूंगा संचालक महोदय से। 5 बजे खत्म करना था, थोड़ा विलंब से चालू हुआ था, तो 15 मिनट के अंदर जो कुछ भी सवाल है गाय की चिकित्सा से संबंधी आप पूछ लीजिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जी, एक एक करके। मैं समझता हूं इसमें एक रास्ता निकल सकता है, कई लोग एक साथ ना पूछे। आप अपना प्रश्न कागज पर लिखकर नीचे नाम लिख करके मेरे पास पहुंचा दें, कलेक्शन कर लीजिए। आप जब भी देखो गौशाला का निर्माण करें, आप जब भी कोई नई गौशाला का निर्माण करें तो सबसे जो पहला विचार आप करें वो सफाई का करें। हमारे देश में ज्यादातर जो पुरानी गौशालाएं हैं और अब जो गौशालाएं बन रही है उसमें उसका जो कंस्ट्रक्शन का हिस्सा जो है वो सहज नहीं होता, उसमें कुछ तकनीकी बातें नहीं लागू की जाती है, लगाई जाती है, जिसके कारण सफाई अच्छी नहीं होती। और ज्यादातर जो हमारी गैया बीमार पड़ती है वो गंदगी के कारण पड़ती है। तो गौशाला अगर पुरानी है, थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन कर लो आप कि सफाई बढ़िया से हो जाए। पानी पीने का जो स्थान है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे। उनको जो पानी हम दे रहे हैं वो वही पानी हो जो पानी हम पी रहे हैं। अगर ये मौलिक कुछ चीजें हैं, इस पर अगर आप चिंतन करके विचार करके अगर गौशाला निर्माण करेंगे तो बड़े सुखी रहेंगे, इसमें आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली। एक भाई ने लिखा है कि गाय का फ्रैक्चर गाय को उठाना चाहिए क्या? कविता जी ने लिखा है। मैं इनका प्रश्न नहीं समझ पाया, क्या पूछना चाहती है? गाय का फ्रैक्चर होता है हड्डी का। हाँ हाँ हाँ, वो टूट जाए ना। हाँ, तो ये थोड़ा तकनीकी विषय है जो अगर मैं फोन पर बताऊं तो थोड़ा सहज नहीं होगा। हाँ, ये जो है वो शल्य चिकित्सा के अंदर आने वाला हिस्सा है और इसमें जो है सो व्यक्तिगत रूप से अनुभव लेने की जरूरत पड़ती है। इस पर काम हम लोग कर रहे हैं और देखो जो हमारी योजना है 2016 में पंचगव्य से सर्जरी लॉन्च करने की, उस समय ये वेटनरी सर्जरी भी पंचगव्य से हो जाएगा और उसमें ये सारी सुविधाएं रहेगी सीखने की और आम आदमी को समझने की। इसमें मैं बताऊं कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आप गैया को जो है जमीन में पटक दो। आप जहां पर पटकेंगे वो फर्श पत्थर का ना हो, सीमेंट का ना हो, मिट्टी की भूमि हो या रेती हो, बालू वाला हो, जगह रेती रखा हुआ हो, ताकि वो आप पटकते हैं तब चोट ना लगे। और फिर उनका जो पांव है उसको आप सीधा कर दो। बांस का जो डंडा होता है
वो रख करके और अच्छे से उसको बांध दो ताकि वो हिले नहीं। जो 2 हड्डियां टूट करके जो घिसक गई है उसको आप मैन्युअली पकड़ करके सामने बैठा दीजिए और एक डंडा ऊपर और एक डंडा नीचे लगा के रस्सी से कस दो और जो गैया है वो दौड़े नहीं, बिल्कुल उसी अवस्था में पड़ी रहे। 1-2 दिन के बाद आप 2-3 लोग मिलकर के उसका पोजीशन बदल दीजिए पलटने का। ये करते रहें तो गाय के शरीर में जो हड्डियों का विकास होता है वो मनुष्य के शरीर से 20 गुना अधिक होता है। हाँ, 15 दिन में वो हड्डियां स्वतः जुड़ जाती है, कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कुछ देना है तो आप कैल्शियम दे दो, कैल्शियम का स्रोत आपको पता है, मैंने लिखवा दिया है, और कोई दूसरी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। पेट के अंदर की कृमि, त्वचा के ऊपर के कीड़े, देखो गाय के पेट में कृमि नहीं होती। ये सारी जो चिकित्सा आपको मैंने बताई है इसमें एक भयंकर भूल मैंने की, वो ये की है कि ये सारी चिकित्सा हमारे देसी गाय के लिए है। दोगली नस्ल वाली जर्सी हॉस्टियन फ्रीजियन पर अगर कभी प्रयोग कर दिया आपने, कुछ हो गया तो मुझे बदनाम नहीं करना। ये सारी की सारी चिकित्सा भारतीय नस्ल की गाय पर आजमाया हुआ है, उन्हीं के लिए है। और भारतीय नस्ल के गाय के पेट में कभी भी कोई कृमि नहीं बनता। हाँ, उनके त्वचा पर छोटे छोटे खून चूसने वाले कृमि जरूर होते हैं। तो अगर आपकी गाय नैसर्गिक रूप से अगर चरने जाती है तो यह समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो गैया के दोस्त हैं। हाँ, और गैया चरते चरते वो मैदान में लेट जाती है यूं हाथ पांव करके, और उनके मित्र आते हैं और उस सब कीड़ों को खा करके चट करके चले जाते हैं। लेकिन इसी गैया को अगर बांध के रख लिया आपने अपने घर में, उनके मित्र से अगर छुड़ा दिया, दोस्ती तुड़वा दी, तब ये असंतुलन आता है। तो उसके लिए तो है कि नीम का तेल है, कपूर है, ये सारा चीज वो एक मिश्रण बना के उनके शरीर में लगा दो, अच्छे से धो लो। और देखो, जिस गैया को आप हफ्ते में 1 दिन स्नान करा दोगे उसके चमड़ी पर ये कभी भी ये कीड़े नहीं आते, खून चूसने वाले। ये तभी होता है जब गैया की साफ सफाई ना हो, उसे आप स्नान ना कराएं तब। तो गर्म थोड़ा सा गुनगुना पानी से स्नान करा दो ताकि इन कीड़ों के अंडे खत्म हो जाएं। उनको आप धो करके निकाल दीजिए। निकाल करके नीम का तेल लगा सकते हैं, नीम के तेल में कपूर मिला के लगा सकते हैं, या गव्य सिद्धर के पास जो है गौमूत्र से निकला हुआ अमोनिया होता है, वो अमोनिया लगा दो। अमोनिया आपने लगा दिया तो एक भी कीड़े नहीं टिकते, फिर या तो भाग जाएंगे गाय का शरीर छोड़ करके या मर जाएंगे वो। तो ये आप कर सकते हैं। अगर ये अमोनिया क्या होता है, कैसे बनता है, अगर ये समस्या है तो यहां तो बहुत सारे गव्य सिद्ध डॉक्टर बैठे हैं, इनसे थोड़ी सी दोस्ती करके आप ले लेना। गाय को क्या है, सीमेस देना अच्छा है क्या? ये क्या? ब्रीडिंग? अरे नहीं भैया, ये बड़ा खतरनाक काम है, ये कभी नहीं करना। गैया के लिए तो गांव में नंदी रखो। हाँ, देखो हमारे भारत में जब तक नंदियों का राज गांव में था तब तक भारत समृद्ध था। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले नंदियों के स्लॉटरिंग का कानून बनाया था। तो गांव में नंदी पालना शुरू कीजिए, नंदी रखना शुरू कीजिए और प्राकृतिक गर्भधान कराइए। हाँ, कृत्रिम कभी नहीं कराना। हाँ, आजकल क्या है कि देसी गाय के लिए देसी साढ़ का सीमेंट मिलता है। हाँ, और बड़े कुतर्की मिलेंगे, आपको बोलने नहीं देंगे वो। ऐसी गलती नहीं करना। देखो, गर्भधारण इतना पवित्र विषय है, इतना पवित्र विषय है जिसमें केवल शरीर की भूमिका नहीं होती। शरीर के मिलन के साथ आत्मा की भूमिका होती है और दोनों के आत्मा की भूमिका होती है। आप बाहर से अगर कृत्रिम करोगे तो दो नंदी और गाय के शरीर का मिलन होगा, उन दोनों के आत्माओं का मिलन नहीं होता। तो कृत्रिम गर्भधान के बाद अगर गाय बच्चा जनेगी तो उसके दूध में वो प्रज्ञा ऊर्जा नहीं होती। तो ऐसी गलती नहीं करना। हाँ, यह सांडों का बधियाकरण करने की सही पद्धति क्या है? देखो, बधियाकरण को जितना मैंने समझा है यह पद्धति ही ठीक नहीं है, तो इसमें सही क्या हो सकता है? लेकिन व्यवस्था है।
लेकिन विवशता है। तो विवशतावश जो बधियाकरण होता है, इसमें यहां पर वेटनरी की मदद ली जा सकती है, क्योंकि जो देसी पद्धतियां हैं उन पद्धतियों में थोड़ी क्रूरता होती है, लेकिन उनके पास एक इक्विपमेंट्स होता है। एक इंग्लिश इलेक्ट्रिकल नाम का कंपनी है हमारे देश में जो इक्विपमेंट्स बनाता है। उस इक्विपमेंट से करने से बहुत कम दर्द होता है, कम तड़प होती है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये लगभग सारे भारत सरकार के वेटनरी अस्पतालों में होता है। वहां आपको एक लेटर लिख करके देना पड़ता है कि हमारा जो नंदी है उसको हम खेती के काम में लेना चाहते हैं, इसलिए इसका बधियाकरण करना है। तो वो डॉक्टर आ करके, नियम है निःशुल्क करने का, लेकिन वो बिना पैसा ऐंठे करेगा नहीं। हाँ, तो वो आप संभाल लेना कैसे संभलता है। इसमें एक प्रोविजन है कि अगर आपके पास गायों की संख्या अधिक है, नंदी आपके पास अधिक हैं, तब आप अगर लेटर दे दोगे तो वो सैंक्शन करेगा और डॉक्टर को आना पड़ेगा। मतलब आप उसको बाध्य कर सकते हो कि आपको ये करके ही देना है। इंडिविजुअल के लिए उतना कड़ा कानून नहीं है, लेकिन अगर समूह में है तो उसके लिए स्पेशल निर्देश है वेटनरी डॉक्टरों को कि आप जाकर के ये काम कर करके आइए। अगला सवाल है, क्या बिना बधियाकरण के सांड बैलों का काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बिना बधिया किए हुए बैल से काम लेने वाले पुरुष इस देश में नहीं है। हाँ, अभी सुबह के सत्र में जो कनेरी मठ के स्वामी जी ने कहा कि पहले लोग 100 किलो वजन पीठ पर लेकर के चलते थे आराम से। मैंने देखा है 100 किलो की बोरी सर पर लेकर के दो भाई जंगल के रास्ते से हाथ छोड़ करके गप किए हुए मस्ती से लेके चलते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से। आज के युवाओं को बोलो 5 किलो का बैग लेकर के पक्की सड़क पर नहीं चल सकते। तो भाई उस समय जैसा नंदी हिस्ट पोस्ट तो पुरुष भी वैसा हिस्ट पोस्ट। तो बिना बधिया के बैल भी खेत में चलते थे नंदी। लेकिन अगर अब नंदियों के बधिया ना करो तो उसको संभालने वाला पुरुष नहीं है। तो अच्छा है कि अपनी नस्ल सुधारो, उनका तो नस्ल सुधरा हुआ है, तब हो सकता है कि यह काम हो जाए। हिंसक गाय बैलों को शांत कैसे करें? हाँ, हिंसक गाय बैलों को शांत कैसे करें, ये तो सवाल बड़ा लंबा समय लेगा। इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे बच्चे हिंसक हो जाते हैं, उनको शांत करते हैं प्रेम भाव से, दुलार के, पुचकार के, उसी तरीके से आप उनको कर सकते हो। आप अगर 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खाना, अपने हिस्से का 1 रोटी उस हिंसक गाय को खिला दो। करके देखो प्रयोग, वो शांत हो जाएगा। लेकिन आप 4 रोटी खाने वाले हो और आप अपने पत्नी जी को कह दिया कि जी मेरे लिए 5 रोटी बनाना, 4 मैं खाऊंगा और 1 उनको खिलाऊंगा, और वो रोटी खिलाओगे, नहीं हो सकता। आप अपना पेट काट कर 1 रोटी खिलाओगे ना, शांत हो जाएगा वो समझता है। नंदी को समझ है कि इसने अपने हिस्से की रोटी खिलाई है, तो उसको शांत होना पड़ेगा। लेकिन दूसरे के हिस्से की रोटी खिलाओगे, नहीं बात बनती। और इस पर प्रयोग करके देखा है। आज जो ये पूरा कार्यक्रम जो है गीताचार्य तुकाराम दादा की स्वामी जयंती के रूप में भी जो हम मना रहे हैं, तो एक बार दादा को जेल जाना पड़ा। तो जेलर ने इनको एक काम लगाया, बोला ये बड़ा क्रांतिकारी है। तो उस जेल में एक भैंसों का समूह था जो बहुत मारने वाला था। कोई भी पास में चल जाए चराने के लिए या खिलाने के लिए तो 2-4 बार फुटबॉल की तरह उछाल देता था। तो जो कैदी सबसे उदंड होते थे, जो कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं, उनको ड्यूटी लगाई जाती थी कि तुम भैंस चराओ। तो दादा को भैंस चराने के काम में लगा दिया गया। तो दादा तो गीताचार्य हैं, 15वां अध्याय तो जिया है उन्होंने, कृषि और गौपालन को। तो उनको 2 रोटी मिलती थी, 1 रोटी खाते थे और 1 रोटी जो है साथ में रख लेते थे, और जब चराने के लिए जाते थे तो उसको खिलाते थे। 1 दिन 2 दिन झपटा मारा, उसके बाद वह पशु शांत हुआ।
एकदम शांत हो गया और फिर तो उस पशु को कान पकड़ के 2 तमेचा लगाया। अब वो जेलर परेशान, अरे ये आदमी है क्या है, मैंने तो इसको सुधारने के लिए भेजा था, इसने इसको सुधार दिया। तो उन्हीं से मुझे यह ज्ञान मिला है कि अगर इनको सुधारना है तो अपने पेट की रोटी काट के खिलाओ, देखो कैसे नहीं सुधरते। देखो अपने पेट की रोटी काट के किसी भी चोर बदमाश गुंडा मवाली को खिला दो, नहीं सुधरेगा। हाँ, गैया को खिला के देखो, इतनी समझ है उनको, आपको बोलने की जरूरत नहीं, इतनी समझ है, चेहरे को तुरंत पड़ती है गैया कि इसके चेहरे पर क्या भाव है और सुधरती है। तो ये काम कर लो ना सरल रूप में। 5 मिनट और है। गाय लाल पेशाब करती है तो कौन सी होमियो दे दें? देखो देसी गाय में ये बीमारी लगभग नहीं होती। हाँ, ये बीमारी दोगली में हो सकती है या जर्सी में हो सकती है। हाँ, जर्सी में 100% तो होता ही है, दोगली में भी कभी कभी होता है। तो ये तो हमारे विषय से हटके है, लेकिन फिर भी जानकारी दे देता हूं, अगर दोगली है तो बचा लेना उसको भी। उनको कल्केरिया कार्बोनिका दे दो, मैग्नीशियम फास्फोरिका दे दो, 3 से 4 दिन में वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर पूरी जर्सी हॉस्टियन फ्रीजियन है, मालूम नहीं क्या होगा। ट्रीटमेंट ऑफ क्या है, मास्टिटिस ये क्या बीमारी होती है? का दाह, क्या कांस बोलते हैं ना, उसका दाह। क्या बोलते हैं? स्तन स्तन का स्तन दाह है। ये दाह क्या होता है? दर्द होता है ना, वो आंचल में दूध निकलते तो दर्द होता है। ये कैसे मालूम चलता है आपको? हाँ, वो यही वाली, देखो रक्त जो है वो या पेशाब के मार्ग से आए या दूध के मार्ग से आए, समस्या एक ही होती है। तो उसमें आप इसी दवाई को लगाइए, वो ठीक होता है। और ये आपको बता दूं, ये दोगली में है बीमारी सबसे ज्यादा, देसी में नहीं है, और शायद ओरिजिनल में है या नहीं है, लेकिन दोगली के केसेस मेरे पास बहुत आते हैं ये, और उसमें यही दवा देता हूं और वो ठीक होता है। गाय को कासदा, ये तो हो गया। दूध या स्तन के रोगों के लिए क्या करें? इसके अलावा एक रोग होता है स्तन का फट जाना, एक रोग होता है स्तन का कड़ा हो जाना पत्थर की तरह। दूध अगर आपने कम निकाला, छोड़ दिया, बछड़ा नहीं पिया, तो स्तन में जो है दूध जमा होकर कड़ा पत्थर की तरह हो जाता है। और कभी कभी महर्षि वाघभट्ट गौशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र संसार का पहला गुरुकुलम जो आधिकारिक रूप से पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है। अमर बलिदानी राजीव भाई का कहना है कि गाय बची तो फिर से ऋषि एवं क्रांतिकारी पैदा होंगे और तभी भारत सोने का शेर बनेगा।